जी। अपने एहसासे फ़न को लिखता हूँ और उसूलों पे मरता मिटता हूँ, न बनावट न ही दिखावा है, जिस तरह से हूँ वही तो दिखता हूँ। क्या बात। और मुझ में डूबो, मुझ में डूबो तो खुद को पालोगे, मुझ में डूबो तो खुद को पालोगे, मैं गज़ल को लहू से लिखता हूँ। फिल्म ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों मौजूद हैं, और इसमें लिटरेचर नहीं है तो फिल्म का निर्माण नहीं हो सकता है। नमस्कार छत्रा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बोलेगा बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रविवार को हम आपसे मिलते हैं और लेकर आते हैं एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है बोलिए जनाब। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम हर रविवार को एक साहित्य सेवी, एक साहित्य प्रेमी से मिल रहे हैं। इसी क्रम में आज हम छपरा के जाने माने साहित्य सेवी शकील अनवर जी के पास आ पहुँचे हैं। तो आइए शकील अनवर जी का परिचय हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगी कि आप अपना परिचय जो है, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। हर लम्हा इंसान को सीखने का होता है। लोग मुझे शकील अनवर के नाम से जानते हैं और पेशे से मैं एक लेक्चरर हूँ। साहित्य से मेरा लगाव बहुत पुराना है, बहुत ख़ास है। हमेशा सोचता रहता था कि भाई लोग लिखते कैसे हैं और ये लोग लिख कैसे लेते हैं। इस तरफ रुझान मेरा बढ़ता चला गया और धीरे धीरे ये मुझे इस ओर ले आया कि आज मैं आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ, कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए। दरअसल मेरे एक बड़े भाई तुल्य मेरे मित्र हैं जिनका नाम रवि भूषण हसमुख है। 1986 में उन्होंने मुझे देखा, मेरे अंदर के टैलेंट को थोड़ा पहचाना, वो मुझे इस क्षेत्र में लेकर के आए। श्रेय उन्हीं का जाता है जिन्होंने एक साहित्य सेवी के तौर पे, एक साहित्यकार के तौर पे, एक पोएट के तौर पे मुझे छपरा से रूबरू कराया। पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, फिर आप सबों का, आपकी टीम का, आपका बोलेगा बिहार का। थैंक यू सर। जैसा कि आपने बोला कि आप एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, तो ऐसे में साहित्य से राजनीति की तरफ इतना रुझान, ये मतलब एकदम से एज अ मेरा मानना है कि आप जैसे कि अगर साहित्य सेवी हैं तो आपको हिंदी लिटरेचर या फिर इंग्लिश लिटरेचर की तरफ आपका रुझान होना चाहिए। आपने एकदम अपोजिट डायरेक्शन ले लिया, साहित्य से पॉलिटिक्स की तरफ। असल में अक्सर लोग ये पूछते हैं, ये सवाल उभरता है, जो सवाल आज आपने किया मुझसे, वो सवाल अक्सर लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और साहित्य से आप जुड़े हुए हैं, ये दो डिफर चीज़ कैसे? राजनीति एक अलग है, साहित्य एक अलग है। सबसे बड़ी बात होती है कि विषय अपनी जगह पे है, मनुष्य का हृदय किस तरफ धड़कता है, ये पहला ज़रूरी चीज़ है। और अगर हम इंसान हैं तो इंसानियत हमें मिलती है कहाँ से? वो साहित्य से। क्योंकि भाषा और साहित्य, हम चाहे साइंस से पढ़ें या कॉमर्स से पढ़ें या आर्ट्स से पढ़ें, भाषा और साहित्य हमारे साथ जुड़ा रहता है। साहित्य ही है जो हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न करता है। जहाँ साहित्य नहीं है वहाँ संस्कार नहीं है। साहित्य ने अपने आप, अपने मकाम को इतना बड़ा कर लिया कि वो राजनीति पर हावी हो गया है। सही बात है। इसलिए वो हृदय जो है वो साहित्य सेवी का हो गया और दिमाग जो है वो एक राजनीतिज्ञ का हो गया। बड़ा ही, जितना खूबसूरत प्रश्न था उससे ज़्यादा खूबसूरत ये जवाब था आपका। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप, जैसा हम अभी पहले बातें कर रहे थे बैठ के इंटरव्यू के पहले, तो आप अपने पुराने दौर की कहानियाँ बता रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों से भी वो कहानी साझा करें कि किस तरीके से शुरुआती दौर में आपने कौन कौन से संघर्ष किए इस क्षेत्र में आने के लिए, इस्टेब्लिश होने के लिए। जीवन जो है वो संघर्ष का ही नाम है, सबसे पहली बात ये है। तो मेरी शुरुआत तो जहाँ से हुई थी, बेसिक तौर पे एक अभिनेता के तौर पे, उसका सफ़र जारी रहा, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आई और संघर्ष बहुत दूर तक ले करके आया। थोड़ी सी बदलाव ज़िंदगी में आई, क्योंकि ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है जो दूसरी तरफ रास्ता मोड़ देता है ना। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन रहीम ने इसको बहुत आसान कर दिया है। रहीम के शब्दों में इतना ही कहा जा सकता है
कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन अखिलई है लोग सब, बाँटी न लई है कोय। बिल्कुल। तो संघर्ष का दौर चलते हुए जहाँ तक बढ़ना हो सका इस क्षेत्र में, मैं इस मुकाम तक आया जो आज आपके सामने हूँ, आपके साथ बैठा हूँ। नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि बहुत कम ही लोग जानते होंगे, मुझे लगता है छपरा के, लेकिन छपरा से बाहर के लोग, सारे लोग जानते होंगे कि आपका जो ये छपरा से दूरदर्शन तक का जो सफ़र रहा, मैं चाहूँगी कि उस सफ़र से जुड़ी हुई कुछ यादें आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। दूरदर्शन, मैं दरअसल पटना दूरदर्शन से जुड़ा। हुआ यूँ कि अचानक मेरे एक कैजुअल के तौर पे पटना दूरदर्शन से एक कल्याणी कार्यक्रम आया करता था जिसके डायरेक्टर पार्थ सारथी थे। जी। तो वहाँ कैजुअल अनाउंसर की ज़रूरत थी। फॉर्म मेरा भी फिलअप हो गया। फिलअप हो जाने के बाद से उसकी परीक्षा आयोजित हुई। नियर अबाउट पूरे बिहार से 600 के आसपास लोग उसमें हिस्सा लिए थे, मैं भी था। 2 घंटे का रिटन एग्जामिनेशन दिया, उसमें से कुछ लोग पास किए, नियर अबाउट 250 के आसपास तक। फिर उन 250 लोगों में इंटरव्यू हुआ, 250 लोगों का। पटना दूरदर्शन के महानिदेशक ने इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में 14th आदमी पास किए जी। जिसमें एक मैं भी था। और फिर 14th आदमी का ऑडिशन टेस्ट हुआ। उस ऑडिशन में दिल्ली दूरदर्शन ने 7 आदमी को पास किया जिसमें 2 पुरुष थे और 5 महिलाएं थीं। जी। ये मेरे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है कि 5 महिलाएं पास की। ये बड़ी अच्छी बात है। महिलाओं का आगे आना ये बहुत ज़रूरी है आज के भी दौर में। बिल्कुल। 2 आदमी पास किए, एक पटना दूरदर्शन के पटना रेडियो स्टेशन के राघवेंद्र जी और दूसरा पुरुष में मैं, बाकी 5 महिलाएं। तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद से कल्याणी प्रोग्राम को मैं होस्ट किया करता था। ये अलग बात हुई कि कुछ कारणवश प्रोग्राम बंद हो गया, बावजूद इसके फिर से वो शुरुआत होने वाला है। तो अगर मौका मिला तो फिर कल्याणी प्रोग्राम को मैं होस्ट करूँगा। तो ऐसा लगता है जैसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कभी पटना दूरदर्शन पे मैं इंटरव्यू लिया करता था और आप आज मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इंटरव्यू देना कितनी कठिन बात होती है, इंटरव्यू लेना बहुत आसान होता है। बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि आज आप हमारे दर्शकों को वो चंद लाइनें बोल के सुनाएं जो आप कल्याणी होस्ट करते समय बोला करते थे। मैं चाहूँगी कि वो 1-2 पंक्ति आप बोल के सुनाएं। कल्याणी प्रोग्राम होस्ट किया करता था जब मैं, तो उसका शुरुआती दौर बोलने का जो अंदाज़ था, वो पार्थ सारथी डायरेक्टर थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था जब मैं वो बोलता था। तो उनका कहना था, मैं खुद से नहीं कहता हूँ, जी जी। ये पार्थ सारथी का कहना था। तो जैसे ही 3 कैमरा लग जाता था, मेकअप लेकर के आकर के बैठता था मैं, माइक लग गया उसके बाद से सेट पे, और जैसे ही पार्थ सारथी डायरेक्शन की रिएक्शन जैसे बोला करते थे अपने अंगूठे का इशारा दे करके, तो मैं शुरू हो जाता था हाथ जोड़ते हुए। प्रिय दर्शक बंधुओं, नमस्कार। लीजिए, मैं उपस्थित हूँ आपका सबसे प्रिय कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका कल्याणी को लेकर। और इसके बाद फिर कैसे शुरुआत होती थी, आज मैंने किनको आमंत्रित किया है, कैसे आमंत्रित किया है, किस बारे में बातचीत होगी, ये दर्शकों से मैं रूबरू होता था और इस तरह से कल्याणी प्रोग्राम को मैं आगे की ओर बढ़ाता था। वाकई इस आवाज़ को सुन के सिर्फ पार्थ शास्त्री ही नहीं, मैं और मेरे पूरे दर्शक भी आपकी तारीफ कर रहे होंगे। वाकई आज भी उस आपकी आवाज़ में उतना ही दम है जितना कि पहले दूरदर्शन के समय था, और मैं चाहूँगी कि ये दम ऐसे ही बरकरार रहे। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि शकील जी ना सिर्फ दूरदर्शन के ही साथ जुड़े रहे, बल्कि इन्होंने कई हिंदी और भोजपुरी फिल्मों का भी निर्देशन किया। आइए जानते हैं शकील जी से कि शकील जी उन फिल्मों और के बारे में बताइए कि आप जैसे दूरदर्शन में आए, फिर साहित्य सेवा में आए, तो इधर फिल्मों की तरफ आपका रुझान जो हो वो किस प्रकार? दरअसल मैंने कहा पहले कि बेसिक तौर पे तो मैं अभिनेता हूँ, स्टेज पर अभिनय किया करता था। फिल्म ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों मौजूद हैं, और इसमें लिटरेचर नहीं है तो फिल्म का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए एक डायरेक्टर हो या एक एक्टर हो या राइटर है, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। बिना इसके, बिना साहित्य के किसी चीज़ का निर्माण बेहतर नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें रची बसी थी। तो फिल्मों की तो शुरुआत हुई, फिल्में मैंने की। नियर अबाउट
शुरुआती दौर में मैंने भोजपुरी फिल्में 6 भोजपुरी फिल्में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम की। उसके बाद से मुंबई की सफ़र हुआ, वहाँ फिल्में की मैंने, मेरी लिखी हुई फिल्म रिलीज़ हुई। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने जिसके चलते जॉब में आ गया, लेक्चर पे जॉब में आ गया। ये सफ़र रुका नहीं, साहित्य का सफ़र रुका नहीं, ये जारी रहा। तो आज वो सारी चीज़ें एक तरफ चली गई हैं। बहैसियत पोएट, बहैसियत शायर, बहैसियत कवि मुझे सारे लोग जानने लगे हैं और मैं इसमें संतुष्ट हो गया हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो खैर ये बातों का दौर तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन मैं, जैसे कि आपने एक शायर का जिक्र किया, तो मैं चाहूँगी कि चंद शायरियाँ आप पेश करें। चलिए, मैं, चूँकि उर्दू लिटरेचर में इसको अदब कहते हैं, जी। है ना, इसको अदब कहते हैं। तो अदब की कितनी अहमियत है, मैं 4 पंक्तियों में मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैंने जो कही है वो कि अदब की अंगनाई का क्या कहना, तेरी मेरी आशनाई का क्या कहना। अदब की अंगनाई का क्या कहना, तेरी मेरी आशनाई का क्या कहना। यहाँ तो खून से लिखे जाते हैं जज्बात, यहाँ तो खून से लिखे जाते हैं जज्बात। ऐसी वैसी रोशनाई का क्या कहना। क्या बात है। ऐसी वैसी रोशनाई का क्या कहना। मैं चाहूँगी कि और कुछ भी हो आपके पास तो पेश करें। तो चलिए, जो हम लोग का एक नॉर्मल सा व्यक्तित्व है, साधारण सा दिखते हैं, साधारण सा रहते हैं, उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैंने लिखी थी। उसमें यूँ कहा था मैंने कि अपने एहसासे फ़न को लिखता हूँ जी। अपने एहसासे फ़न को लिखता हूँ और उसूलों पे मरता मिटता हूँ। जी। अपने एहसासे फ़न को लिखता हूँ और उसूलों पे मरता मिटता हूँ। न बनावट नहीं दिखावा है, जिस तरह से हूँ वही तो दिखता हूँ। क्या बात। और मुझ में डूबो, मुझ में डूबो तो खुद को पालोगे, मुझ में डूबो तो खुद को पालोगे। मैं गज़ल को लहू से लिखता हूँ, मैं गज़ल को लहू से लिखता हूँ। क्या बात। ये अशार रहे हमारे, लिखते चलते रहते, आगे बढ़ते रहता है, सफ़र बढ़ते रहता है। शकील जी, मैं चाहूँगी कि आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं कि इस क्षेत्र में जो आपका करियर रहा, जो भी आपने हासिल किया, उसमें क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं आपकी। जितनी मिली है उससे मैं संतुष्ट हूँ, है ना, क्योंकि स्क्रीन पे अपना नाम भी देखा, बहैसियत सहायक निर्देशक के तौर पे, बहैसियत पोएट के तौर पे मैंने एक मैथोलॉजिकल एल्बम बनाया था 2006 में। उसका नाम था अम्बे मैया के महिमा अपार। उसका राइटर भी मैं था, मेरे एक दोस्त भी उसमें शामिल थे और उसका निर्देशन भी मैंने किया था। वो रिलीज़ हुई थी, तो उस उपलब्धि से भी खुश रहा मैं। और आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है उपलब्धि से कि जिस पेशे में मैं आ गया हूँ, इससे बेहतर पेशा कोई नहीं है जी। एक शिक्षक। बिल्कुल। तो अब बच्चे को कैसे बनाया जाए, मैं इस पर काम करता हूँ और ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, ये उपलब्धि काफ़ी है, इससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ मैं। और एक शायर के तौर पे, एक कवि के तौर पे जितनी भी मिल गई है, खुदा का शुक्र है, लोगों का मोहब्बत है, प्रेम है। वही मोहब्बत, वही प्रेम आपकी तरफ खींच के ले आया, आपने बुलाया और हम सीधे तौर पर चले आए। मैं आपकी टीम को, बोलेगा बिहार को, आपको और तमाम टेक्निकल हैंड से जुड़े हुए सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धन्यवाद सर। सर, हमारा इस शो का हमारा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि आज की परिस्थिति में, आज के समाज में जो कवि हैं, उनकी क्या हैसियत है, क्या स्थिति है आपके नज़रिए से। देखिए, साहित्य की जो अहमियत है उसको मैं एक छोटी सी घटना से आपको बता देना चाहता हूँ। लोगों की ज़ुबानी वो बात मैंने सुनी है कि राजनीति और साहित्य इससे जुड़ा हुआ है, साहित्यकार की क्या अहमियत होती है। कि 26 जनवरी सन 1950 की ठिठुरती हुई सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले से हिंदुस्तानी अवाम को खिताब करने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। जी। उनके पीछे पीछे
उनके मंत्रिमंडल का एक अदना सा साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर भी चल रहे थे। तो लाल किले की सीढ़ियां चढ़ने के क्रम में पंडित नेहरू का पैर लड़खड़ाया। पंडित नेहरू गिर पड़ते इससे पहले कि दिनकर की बाजुओं ने उन्हें थाम लिया। नेहरू जी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर जी, आज अगर आप न होते तो मैं गिर पड़ता। दिनकर जी ने बहुत सहज भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है पंडित जी, जब जब राजनीति लड़खड़ाई है तब तब साहित्य ने उसे सहारा दिया। क्या बात है। तो ये साहित्य है जो समाज का निर्माण करता है, देश का निर्माण करता है, राजनीति को सहारा देता है। साहित्य नहीं है तो हम इंसान नहीं हैं, साहित्य नहीं है तो हमारे पास संस्कार नहीं है। इसलिए साहित्यकार समाज के आईना है, जो समाज के ज्वलंत मुद्दों के साथ साथ मनुष्य के हृदय के अंदर कौन सी भावना उत्पन्न हो रही है उसको कागज़ पर उकेर करके ले आते हैं। सुनने वालों को भी ऐसा लगता है कि शायर और कवि जो है वो मेरे दिल की बात अपनी ज़ुबान में कह रहा है। बहुत अग्रणी भूमिका होती है साहित्यकारों की समाज में। बिल्कुल, बहुत अच्छी छवि प्रस्तुत की है आपने एक कवि समाज की। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन कि आप हमारे जितने भी छपरा के युवा और जितने भी साहित्य सेवी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज भी बच्चे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मैं तो खुद चाहूँगा कि इस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बच्चे आएँ, उनकी भूमिका अग्रणी हो और कुछ सीखें, कुछ बेहतर करें, कुछ आगे की ओर करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि जो बड़े पोइट हैं शहर में हैं उन लोगों से भी मिलें, उनसे मशवरा करें, उनसे कुछ सीखें। बहुत अच्छी अच्छी बातें सामने मिल कर के आएंगी। मैं युवा कवियों और शायरों से ये कहूँगा कि एक बेहतर समाज के निर्माण करने में वो सहायता करें, सहयोग करें और एक अच्छी छवि साहित्य की पेश करें, जिससे कि हमारे देश का, हमारे समाज का एक अच्छा प्रभाव दुनिया के सामने जाए। ये सबसे बड़ी, कलम में जो ताकत होती है वो कहीं और ताकत नहीं होती। सही बात। वो बम और बारूदों में भी ताकत नहीं है जो कलम में ताकत होती है। तो कलम जिसने पकड़ ली वो जग ज़रूर जीत लेता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो छपरा, ये थे आज के हमारे साहित्य सेवी और साहित्य प्रेमी शकील अनवर जी, जिनसे बातें करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद सर कि आप हमारे यहाँ आए और अपना एक कीमती वक्त हमें दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम को शुक्रिया, आपके बोलेगा बिहार का शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे याद किया, मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं आपका, आपके पूरी टीम को, आपके बैनर को मैं धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद सर। हम भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे ही आगे हमारे युवा समाज को, हमारे कवि समाज को ऐसे ही मार्ग प्रशस्त करते रहें और हमें एक आईना दिखाते रहें ताकि हम अपने मार्ग से कभी भटके ना। तो छपरा, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे फिर अगले रविवार को एक नए साहित्य सेवी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा चैनल बोलेगा बिहार।